गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 17 एक संसद नदी की ये कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। ये जो कहानी है ये अगर आप देखोगे तो ये एक सच्ची घटना है बेटा, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है, ठीक है। और इस जो कहानी में मेन उद्देश्य क्या है इसको लिखने का, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जीवन में जल के महत्व को बताना इसका मेन उद्देश्य है। और जल की जैसे कि हम जानते हैं कि जीवन बिना जल के जीवन जिया ही नहीं जा सकता। कोई भी प्राणी, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, तो सारी की सारी इन सब चीज़ों के लिए, हर एक जीवन के लिए जल का होना बहुत ही आवश्यक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान में जल की कमी है, क्योंकि वहाँ पे मरुस्थल है, वहाँ पे बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, बारिश की कमी है, जिसके कारण जो है वहाँ के लोगों को जल की बहुत दिक्कतें सहनी पड़ती थी। इसी कारण से जो राजेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने वहाँ गांव वालों के जो गांव के लोग थे उनकी मदद से उन्होंने एक ऐसा अभियान चलाया, एक ऐसा कार्यक्रम चलाया जिसके जरिए जो वहाँ की जल की आपूर्ति थी, उनकी जो कमी थी उसको पूरा कर सके, ठीक है। तो चलिए पहले इस कहानी को हम पढ़ते हैं। सूखी धरती में पानी लौट आया, सिर्फ पानी ही नहीं लौटा, उसके साथ लौट आई नंगे पहाड़ों पर हरियाली और जीवन में खुशहाली। बरसों से सूखी नदियां न सिर्फ सरस हो गई, बल्कि मछलियों व अन्य छोटे छोटे जल जीवों की क्रीड़ा भी शुरू हो गई। सतत बरसात की सुखद उम्मीदों से अक्सर रीते कोरे आकाश तले सूख चुकी गर्म धरती में जगह जगह पानी का जमा होना, कुओं का फिर से चढ़ जाना और हरे भरे होते जा रहे खेतों में पानी फेंकती मशीनें देखकर सहसा यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि क्या यह वही धरती है जो हर साल मौसम आते ही अकाल और सूखे की चपेट में आ जाती है। राजस्थान की धरती पर हुई यह जल क्रांति एक दो नहीं, करीब 15 सालों के कड़े संघर्ष और समाज की अथक मेहनत का नतीजा है। इस जल क्रांति को संभव बनाने में केंद्रीय भूमिका रही राजेंद्र सिंह जी की। इनके प्रयासों की सुखद और अनूठी मिसाल है वे 5 नदियां जो दशक पहले सूख गई थी पर अब सराहनीय हो गई हैं। पारंपरिक तरीके से जल प्रबंधन का अद्भुत उदाहरण पेश करती इन नदियों ने कितने ही गांवों की तस्वीर बदल रखी थी। अखरी, रूपाले, सरसा, भगाड़ी और जहाज वाली नदी में फिर से बहता पानी इन गांवों के लोगों से जुझारू चरित्र का अद्भुत प्रमाण है। अलवर जिले में अपनी मेहनत से सूखी नदियों को फिर से पानीदार बनाने वाले गांव के मेहनतकश लोगों ने इन्हें अपनी संपत्ति मान लिया है। एक दिलचस्प बात यह है कि आखिरी नदी को जलाने वाले लोगों ने तो इसके संरक्षण के लिए आखिरी संसद का संगठन कर लिया है। आखिरी संसद के कई अधिवेशन भी हो चुके हैं। इन बैठकों में लगभग 75 गांवों के लोग हिस्सेदारी करते हैं। आखिरी संसद में पानी के उपयोग के उचित कानून बनते हैं। इन पर सख्ती और बगैर किसी कोताही के अमल भी होता है। एक नियम के अनुसार यदि कोई बाहरी व्यक्ति मछली मारने पकड़ा गया तो उस पर 1100 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस नदी पर किसी सरकार का नहीं, आखिरी संसद का कानून चलता है। इस समय आखिरी संसद के 100 से ऊपर सदस्य हैं। तो ये कानून क्यों बना, आपको जैसे पता ही होगा कि जब तक कोई कानून हमारे देश में नहीं है, इंसानों की फितरत है बेटा, जब तक कि उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं रहती, उनके ऊपर कोई कानून नहीं बनता, तब तक वो
बात को सीरियसली नहीं लेते, उस बात को नहीं मानते। तो इसलिए यह संसद बनाया गया था जिससे कि हम पानी का संरक्षण कर सके उस आखिरी नदी का। ओके, जब आखिरी सहित अन्य नदियां सूख चुकी थी तो इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, पर जब लोगों की लगन और मेहनत से इनमें पानी बहने लगा तो स्थानीय प्रशासन ने इन पर नजरें निकाली। एक ठेकेदार को आखिरी में मछली मारने का ठेका दे दिया गया, पर वह ठेकेदार अपने दल के साथ हमीरपुर गांव पहुंचा तो गांव वालों ने पूरी एकता से उसका विरोध किया। ठेकेदार को तब गांव वालों ने अपनी संसद के बारे में बताया और साथ ही गिना दिया नियम भी। ठेकेदार के पास चुपचाप चले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दुख और कमजोरी में समाज का साथ देने के विचार से राजेंद्र सिंह अक्टूबर 85 में राजस्थान के अलवर जिले के किशोरी गांव में पहुंचे थे। वे समाज को शिक्षित करना चाहते थे। यहाँ आकर उनका शिक्षा के पूर्वाग्रहों का किला टूट गया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें एक बड़ी नेक सलाह थी, पढ़ाई से पहले पानी। क्योंकि वहाँ के लोगों को बेटा इंसान पहले किस चीज़ की मांग करता है, जिसकी उनकी पहले प्रायोरिटी देता है उन चीज़ों को जिसकी उनको ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो वहाँ के लोगों को किस चीज़ की जरूरत थी? वहाँ के लोगों को पानी की अधिक आवश्यकता थी। तो इसलिए उन्होंने पढ़ाई से पहले पानी कहा। सूखे से बरसों से जूझ रहे उन बूढ़े लोगों के ज्ञान और समाज की दशा को देखकर राजेंद्र सिंह को यह बात जच गई। उन्हें लगा इस समाज को वाकई पढ़ाई से पहले पानी की जरूरत है। अपने साथियों के साथ तब उन्होंने पानी बचाने और बढ़ाने का काम करने का मन बना लिया। अब सवाल था कि आखिर यह सब होगा कैसे? इसके लिए राजेंद्र सिंह को किशोरी और गोपालपुरा गांव के उन्हीं पुराने और अनुभवी लोगों की मदद लेनी पड़ी। गांव के लोगों ने उन्हें पारंपरिक जल प्रबंधन की पुरानी विधियों की विस्तार से जानकारी दी। मसौदा सीधा सा था, छोटे छोटे बांध बनाए जाए, सूख चुके कुएं बावड़ियां को गहराकर उन्हें फिर से जीवित किया जाए। इसके साथ ही जोहड़ बनाए जाए, नदियों को जिलाया जाए इत्यादि। सीधा गणित बरसाती पानी के प्रबंधन का था। प्रबंध इस तरह से कि बारिश का पानी बहकर बेकार न हो जाए। उस पानी को छोटे छोटे बांध एनीकट बनाकर रोक लिया जाए। जैसे आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप साइंस में पढ़े हो ना, तो इस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए उस जल को क्या करते थे, वो छोटी छोटी बावड़ियों में, लेक्स में, सब में उस पानी को इकट्ठा टैंक्स में इकट्ठा करके रखते थे, जिससे कि जब पानी की बहुत दिक्कत हो उस समय उस जल को वो यूज कर सके। ठीक है, जब पानी रुकेगा तो वही धरती में समा जाएगा। इससे धरती के नीचे पानी सुरक्षित भी रहेगा और वह अंदर ही अंदर ढलान या नीचे की तरफ रिश्ता रहेगा। जब जमीन के अंदर पानी बना रहेगा और धीरे धीरे आगे या नीचे की ओर बढ़ेगा तो आसपास के कुओं का जलस्तर उठेगा। सूखी धरती को पानी मिलने से हरियाली होगी और खेती भी की जा सकेगी। बस यही था जल प्रबंधन का पूरा शास्त्र जो गांव के लोगों ने समझाया। बकौल राजेंद्र से तब हमें यकीन आने लगा कि यदि ऐसा हो सका तो ग्रामीण समाज की दशा और हालात में जबरदस्त परिवर्तन आ सकता है। ग्रामीण जीवन के आधार कृषि और पशु ही है, दोनों होंगे और बचे रहेंगे तो लोगों का जीवन भी टूटने और बिखरने से बच जाएगा। गांव के लोगों ने यह भी समझाया कि जिस समाज में रहकर काम करना है, सीखना भी वहीं से होगा, दूसरे करना भी वही होगा तो समाज चाहता है। फैसला भी समाज का और मेहनत भी। आपको सिर्फ समाज का साथ देना है, उसे परंपराओं का
स्मरण कराना होगा। कुल मिलाकर हालात से हारे लोगों की निराशा दूर करनी है ताकि वे इस काम को आत्मविश्वास से करें। इसके लिए पहले लोगों का मन बनाना होगा, उन्हें काम तरीके और इससे मिलने वाले लाभ के बारे में समझाना पड़ेगा, तभी ना वो समझेंगे कि पानी की क्या आवश्यकता है और उसे हम कैसे बचा सकते हैं। बहरहाल काम की शुरुआत गोपालपुरा गांव के चबूतरे वाले जोहर से हुई। इसके लिए लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और उन्हें श्रमदान के लिए भी राजी किया। गांव के कुछ उत्साही लोग गैंती फावड़े लेकर जुट गए। चूंकि गोपालपुरा में उस समय ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए सिलबावड़ी के लोगों से मशक्कत कराई गई। हाँ, देख रेख का जिम्मा गोपालपुरा के लोगों ने भी संभाला। इस तरह गोपालपुरा में चौधरी वाला जोहर और मेवाली वाला बाग बनकर तैयार हो गया। लोगों को अब बस बरसात का इंतजार था। लंबे इंतजार के बाद पानी गिरा और जोहर में पानी से भर गया। मेहनत से बनाए जोहर में पानी देखकर गांव के लोग पुलकित थे। पानी से लबालब चौधरी वाले जोहर ने लोगों का विश्वास पक्का कर दिया कि अगर इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए तो सुखद परिणाम जरूर निकलेंगे। इस तरह अभिक्रम शुरू हुआ, एक के बाद एक तालाब और जोहर बनाने का। इतना बड़ा काम हुआ तो उसकी चर्चा होनी ही थी। दूसरे गांव के लोग भी गोपालपुरा में पानी का प्रबंधन देखने आने लगे। उन्हें भी लगा जब इस गांव के लोग अपनी मेहनत के दम पर ऐसा चमत्कार कर सकते हैं तो वे क्यों नहीं। फिर तो गांव के गांव इस काम में जुट गए। राजेंद्र सिंह ने बाकायदा संस्था बनाकर इस मुहिम को आगे बढ़ाना शुरू किया। काम का तरीका यह था कि जिस बांध, तालाब या जोहर बनाने में जो खर्च आएगा उसका 2/3 संस्था वाहन करेगी और बाकी स्थानीय लोगों ने से जमा किया जाएगा। ऐसा इसलिए कि जब लोगों का पैसा लगेगा तो उसका उस काम से स्वाभाविक रूप से जुड़ाव होगा। फिर श्रम भी तो स्थानीय लोगों को ही करना था। इस तरह लोग इस काम और संस्था से जुड़ते चले गए। संस्था के लोगों ने अपने काम को फैलाने के लिए गांव-गांव पैदल यात्राएं शुरू कर दी। इन यात्राओं का लाभ यह हुआ कि लोग जल के साथ जंगल का महत्व भी समझने लगे, क्योंकि जंगल में वही होगा जहाँ पे जल होगा, है कि नहीं। तो आपको पता ही होगा क्योंकि जंगल में पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं और इन सभी जीवित चीजों के लिए जल की आवश्यकता होती है। करीब 15 साल पहले शुरू हुआ छोटा सा प्रयास एक मुहिम बनकर अलवर सहित राजस्थान के दौसा, जयपुर, टोंक, उदयपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में भी फैल चुका है। इन जिलों के सैकड़ों गांवों में इन दिनों पानी बचाने व बढ़ाने का काम चल रहा है। राजस्थान के जिन इलाकों में पारंपरिक तरीके से जल प्रबंधन का काम हुआ है, वहां की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। भूजल स्तर उठाने में कुएं जी उठे हैं। डार्क जोन व्हाइट जोन में तब्दील हो गई है। डार्क जोन में जहाँ पे पानी नहीं मिलता था और व्हाइट जोन में अब वहाँ पे पानी मिलने लगा। हरियाली वापस आ गई है। धरती की उर्वरता शक्ति भी लौट आई है। फसल चक्र भी बदल गया है। अरावली की नंगी पहाड़ियों पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे हैं। आपको पता होगा राजस्थान के पास अरावली माउंटेन है ना, तो उसकी एक साइड में राजस्थान क्यों है, क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होती थी। लेकिन जब पानी का संरक्षण हो गया तो ऑटोमेटिकली उस भाग में भी पेड़ पौधे उगने लगे। वतन छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में पलायन कर गए गांव के लोग वापस आने लगे हैं। अपने खेतों में भरपूर फसल पैदा कर रहे हैं। पलायन पर विराम लग चुका है। धूप और लू की गर्म लहरें झेल कर पानी के लिए रोज कोसों की यात्रा करने वाली महिलाओं के 2 दिन भी फिर गए हैं। अब वे घर का काम निपटा कर घर परिवार के विषय में सोचने लगी हैं और
और बच्चे जो पहले कुछ भी नहीं करते थे पाठशाला जाने लगे हैं। बहरहाल जल रक्षण का यह अद्भुत काम नीति निर्धारकों के लिए सबक है और शेष समाज के लिए सीख। आज जबकि हर जगह पानी की किल्लत है, ऐसे में इस तरह का अभियान निश्चय ही प्रेरक और अनुकरणीय है। राजेंद्र सिंह भी मानते हैं कि पानी बचाने का यह काम इस बात का तो स्पष्ट प्रमाण देता है कि आज भी हमारी परंपराएं प्रासंगिक हैं, उनमें समाज की समृद्ध करने के पर्याप्त बिंदु मौजूद हैं। जल संरक्षण के व्यापक काम के बदौलत राजेंद्र सिंह को मिले मैक्सेसे सम्मान ने भी हमारी परंपराओं की प्रासंगिकता को ही पुष्ट किया है। निस्संदेह इन्हीं परंपराओं पर विश्वास पर राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के कई जगह जल संरक्षण का काम चल रहा है। राजस्थान में अगर परंपराओं को आधार बनाकर काम किया जा रहा है, तो गुजरात में कुछ काम वैज्ञानिक तकनीक की मदद लेकर भी चल रहा है। वैज्ञानिक तकनीक की मदद उस जगह की पहचान करने में ली जाती है जहां पानी इकट्ठा किया जा सकता है। इस तकनीक का नाम है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से धरती के किसी हिस्से के चित्र लिए जाते हैं। इन चित्रों में धरती की आंतरिक रचना भी स्पष्ट हो जाती है, जिसे कहते हैं ना जियोलॉजी। आंतरिक रचना जानकर यह अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि अमुक जगह पानी जमा करने के लिए ठीक रहेगी या नहीं। इससे यह भी पता चल जाता है कि जमीन के भीतर पानी किस गति से रिसेगा। रिमोट सेंसिंग तकनीक पहाड़ी और पठारी इलाकों में ज्यादा कारगर है। नेहरू विश्वविद्यालय में भी इसी तकनीक की मदद से 3 चेक डैम बनाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि जल संरक्षण की अहमियत समझते हुए भी विश्वविद्यालय ने इसके लिए एक पाठ्यक्रम की घोषणा की है, लेकिन विडंबना यह है कि जल संकट जिस तेजी से गहरा रहा है, उस तेजी से काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए कुदरत की अमूल देन जल को बढ़ाने के लिए हर किसी को जागरूक होकर अपने स्तर पर कुछ न कुछ करना ही होगा, क्योंकि जल ही जीवन है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जल जो है वो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी का 71% पार्ट जो जल से बना है, जल की कमी नहीं है, उसके बाद भी जल की कमी निरंतर होती रहती है। तो ये आपका चैप्टर बेटा, इसके प्रश्न उत्तर आपके लाइव क्लास में लिखा दिए जाएंगे। धन्यवाद बेटा।